हेलो दोस्तों, आप सभी का हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। लेट्स क्रेक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप ये देख रहे हैं, आपके सामने जो टीम आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। और सभी जितने भी एजुकेटर आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एजुकेटर्स जो है अपने अपने क्षेत्र के सिद्धस्त हैं, एक्सपर्ट हैं। तो आइए, आप देख रहे हैं ये ढेर सारे आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं एजुकेटर्स, ये आपको पूरी तरह से सफलता की ओर ले जाए। एक बार जितने भी जन आए हो, फिर से एक बार सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और जल्दी जल्दी से आप लोग आइए और शुरुआत कर दिया जाए तेजी के साथ। मेरा नाम लोकेश पांडे है। मैंने पीजी जूलॉजी से किया है। यूपीएससी को मैंने एक बार क्रैक किया है और यूपीपीएससी 2 बार। मैं पिछले 7 वर्षों से जो है दिल्ली के जो विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान, उसमें ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सारा का सारा लाइव क्लास, इंटरेक्टिव क्लास, सारे के सारे जितने भी क्लासेस हैं वो टॉप एजुकेटर से मिलेंगे। साथ में आपको मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगी, तो डाउट सेशंस होते हैं। ये सारे के सारे सब होते रहते हैं। और आप बराबर इनको, आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आपको सबसे पहले अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर जाना होगा और उसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमको। आइए आगे बढ़ेंगे। अगर हम, आप अगर 2021-22 या 23 अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन है। एक तो 1 वर्ष का है और दूसरा 2 वर्ष का है। अगर 1 वर्ष का आप लेते हैं तो वो आपको 36,000 का पड़ेगा, और अगर 2 वर्ष का लेते हैं तो 43,200 पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ये यूज़ करते हैं LP10, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब। और अगर आप मान लीजिए 21 या 22 वाला करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट होगा वो 43,000 वाला होगा। 43,000 वाला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप तैयारी में कम से कम बेटा 18 महीने का समय तो लगता ही लगता है। अगर कंप्लीटली थरोली अगर आप तैयारी करेंगे तो इतना कम से कम लगता है। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल का, अगर 21, 22, 23 आप जो भी इधर सोचते हैं, तो आप 24 महीने वाला ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। प्रिया जी, रंजीत और RD के सब जितने भी, सचिन जी, विशाल जी, अभिजीत जी, सबको गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी से आप लोग जुड़िए और बढ़े हम लोग अपने कार्यक्रम की ओर। आज हम लोगों का टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा हम समझेंगे ये न्यूट्रिएंट्स वास्तव में है क्या। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट का हिंदी आपको समझ में आ रहा है कि पोषक तत्व था। पोषक तत्व है क्या, तो सबसे पहले हमको समझना होगा इसके बारे में बेटा कि ये पोषण, वास्तव में पोषण क्या है। यानी अगर देखें, पोषण की बात करेंगे हम, पोषण क्या है, तो पोषण को समझने के लिए आप हमको ये बताइए कि वो क्या है पोषण भाई। पोषण वास्तव में क्या है, एक, हाँ, आप सभी को मिल जाएगा बहुत जल्दी, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, घबराइए नहीं। ये पोषण जो होता है, हम जो भी कुछ खा रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, पोषण वास्तव में क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है पोषण, क्या है बेटा, एक प्रक्रिया। पोषण एक क्या है, प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, आप जानते हैं विपिन जी, गुड मॉर्निंग। प्रक्रिया, प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जो भी चीज खा रहे हैं, कुछ तो खा रहे होते हैं। अरे वही जो भोज्य पदार्थ, जो वही भोज्य पदार्थ खाते हो, भोज्य पदार्थ, वही है पोषक तत्व। मतलब ऐसा ध्यान दीजिए, पोषण को समझिए। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो कुछ भी खाते हैं
उनका उपयोग दो तरीके से किया जाता है, या बॉडी को क्या दिया जाए, ऊर्जा दिया जाए, एनर्जी, या उसका इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को बनाया जाए, यानी शरीर का निर्माण किया जाए, शरीर का निर्माण किया जाए। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। यानी भाई दो ही काम तो है, आपकी बॉडी अच्छी खासी बनी रहे, यानी शरीर का निर्माण बना रहे, डोले सोले टाइप के बने रहें, और मतलब बॉडी अच्छी रहे, और दूसरी उसमें ऊर्जा भरी पड़ी हो। ऊर्जा भी बहुत जरूरी है, कि पता चला कि आपके डोले सोले तो हैं लेकिन आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप डोले दिखा रहे हैं, लेटे पड़े हुए हैं, एक तरफ गिरे पड़े हुए। लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो आपकी बॉडी चाहे एकदम दुबली पतली हो, वो भी काम में आएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। आगे यही तो हम लोग देखना चाहते हैं ना, कि किससे निर्माण हो रहा है, किससे क्या बन रहा है। तो आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स की ही बात करने वाले हैं। तो यानी अगर हम सिंपल सी बात करें तो पोषण आप किसको बोलेंगे? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी आप कह सकते हैं पोषण वो प्रक्रिया है जिसमें हम पोषक तत्वों को या भोज्य पदार्थों को खाते हैं और उनका इस्तेमाल दो कार्यों में करते हैं। या तो उनसे ऊर्जा प्राप्त करनी हो ताकि हम कोई भी काम आराम से कर सकें, दूसरा शरीर का निर्माण करना। मैंने कहा दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके अंदर एनर्जी तो भरी पड़ी है लेकिन एकदम लुकड़े से बने हुए हैं। और लुकड़े से बने हुए हैं इसका मतलब ये कि आप जा रहे हैं, बगल से थोड़ी अच्छी गाड़ी गई, पता चला दो चार कदम जाकर के पीछे उड़ गए, तो उतनी भी पतली नहीं होनी चाहिए और इतनी भी हाई नहीं होनी चाहिए कि पूरी रोड अकेले घेर के चल रहे होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि पोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसका उपयोग हम या तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं या शरीर को निर्माण करने के लिए करते हैं। तो जो हम जिस भोज्य पदार्थों को खाते हैं वही है पोषक तत्व। ये वास्तव में भोज्य पदार्थ इसीलिए हैं क्योंकि ये आपका पोषण करते हैं, इसीलिए हम इनको खाते हैं, और कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, पोषण को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व हैं, ये देखिए, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, आदि को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, और फिर उसका उपयोग या तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं या शरीर में निर्माणकारी पदार्थों के लिए कर। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक बाइक है और बड़ी जबरदस्त बाइक है, एकदम नई बाइक, लेकिन बेटा अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो बाइक किस काम की? समझ पा रहे हो ना। यानी ऊर्जा बहुत जरूरी है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपके बॉडी में, बॉडी तो बड़ी हट्टी कट्टी है लेकिन किसी से आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो किस काम की? आपको ऊर्जा नहीं है। पता चला कि आप पढ़ने यहाँ आए हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका सिर भारी हो जाता है, शरीर मतलब मजा नहीं आता पढ़ने में। इसका मतलब है कि बेटा आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। या बार बार ले लेके जम्हाई मुंह फाड़ देते हैं एकदम मगरमच्छ की तरह, तो ये क्या है? दिस इज द लैक ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऊर्जा की कमी है, ठीक है। और दूसरा, आप क्या बॉडी बनी हो, यानी अगर बाइक मस्त है तो उसमें ऊर्जा भी, यानी उसकी बॉडी का जबरदस्त स्ट्रक्चर है, पूरी मसल्स बाइक है, और साथ ही उसमें भरा हुआ है ऊर्जा, तो बेटा फिर तो क्या कहने, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पोषण के ना कई विधियां होती हैं। हालांकि सामान्य हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर हम क्या करें, पोषण की विधियां, विधियां मतलब मोड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कोई कैसे क्या क्या खाएगा। याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया पोषण चाहे जो जीव हो, चाहे मच्छर हो और चाहे व्हेल हो, उनको भी यही 5 जो आपको दिखाई दे, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, यही 5 चीजें खानी होगी। क्योंकि क्यों खानी होगी आप जानते हैं, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बनाएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, वसा जो है इनके बीच के कुछ कार्य करता है ना, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बनाएगा, ऊर्जा स्टोर करके रखेगा, कुछ शरीर के निर्माण में भी कार्य करता है ना। जैसे कोशिका झिल्ली जब बनती है तो आपने देखा कि फास्फोलिपिड की बनी होती है, क्यों भाई? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं विशाल जी, कि बिना पेट्रोल जो है बेकार है आपकी बाइक, क्योंकि फिर तो भाई आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा, है ना। बहुत सही आपने बताया मुझे कि सर पेट्रोल के बिना तो बाइक बेकार है। बिल्कुल सही, तो वही तो हम करें, आपके ऊर्जा के बगैर तो आपके शरीर खराब है, बेकार है, किसी काम की नहीं है, थर्ड क्वालिटी के, 2 टके की है।
तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो 2% की है उसके लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जितने भी बेटा सुबह उठ रहे हो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आज कल देखा है कि ये आम सी धारणा हो गई है कि बंदा जो तैयारी कर रहा है वो 9 बजे सोकर उठता है। वो कभी देखिए 9 बजे वाले जो है उसकी सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेहनत करो। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आइए आप लोग आज लेट कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा जानबूझ के लेट हुआ, अदरवाइज मैं लेट नहीं होता हूँ, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती इसलिए मैं लेट हो गया था भाई। 6:10 तक किसी भी कीमत पर स्टार्ट हो जाया करेगी क्लास, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विधियां की बात, विधियां चाहे जो हो हमको खाना तो यही है बेटा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, यही सब खाना, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं खाना है। इतनी भी बातें आपको ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रियंका जी, आप 5 बजे उठते हैं, ठीक है, अच्छी बात, सुप्रभात। चलिए भाई देखिए, सबको मैं सुप्रभात तो बोलना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको बार बार देखूंगा, क्योंकि आपका जो नंबर आता है वो मेरी मोबाइल में आता है और मुझे बार बार उधर देखना पड़ता है, ठीक है। फिर से मैं सबको, आशीर्वाद भी है मेरा खूब ढेर सारा, हम तो यार पूरा का पूरा जानते हो, जब भी देते हैं तो थोक में आशीर्वाद भी देते हैं कि बेटा पढ़ो और सफल हो जाओ। जिस दिन आप सफल हो जाओ समझ लेना कि मेरा आशीर्वाद लग गया है, तभी हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। खुश रहो, मस्त रहो जहां भी रहो, और दिन रात पढ़ते रहो बस, ठीक है। तो आप, मैं बताना चाहता, पोषण, पोषण तो आपने कहा कि सर पोषण कुछ नहीं, बस जो चीजें आप खाते हो उसका इस्तेमाल 2 पार्ट में कर लिया जाए, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, यही कहलाती है आपकी पोषण। अब पोषण की विधियां क्या होती है, यानी हम ये जो पदार्थों को ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो क्या 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 खाते हैं। तो पोषण की विधियां कुछ तो ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं स्वपोषी, क्या होते हैं, स्वपोषी। और कुछ होता है जैसे ये स्वपोषी है, और दूसरा क्या होता है, विषम पोषी। ध्यान ध्यान रखिए क्या होता है, विषम पोषी। देखिए ये हम आगे किसी क्लास में आपको ये बताएंगे पूरा का पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी मतलब क्या हुआ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी का मतलब क्या हुआ, जो अपना भोजन स्वयं ना ही बनाते बल्कि वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते, उनको हम क्या बोलते हैं। आप जानते हैं स्वपोषी का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लांट वगैरह जो होते हैं, है ना, या शैवाल वगैरह जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, ये सब सारे जो साइनो बैक्टीरिया वगैरह जिसको आप बोलते हो, ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे, हाँ बिल्कुल, ऑटोट्रॉफ और हेट्रो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, हाँ उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये ऑटोट्रॉफिक है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी हेट्रोट्रॉफिक जो कि भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग भोजन बनाते हैं या भोजन पकाते हैं, आप हमको बताएंगे कि भोजन हम बनाते हैं या भोजन हम पकाते हैं। भोजन का मतलब भोज्य पदार्थों को बनाते हैं या पकाते हैं, आप बताइएगा जल्दी से, हमको जल्दी उत्तर आना चाहिए आप लोगों का, है ना। यस, हम लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं भोजन, भोज्य पदार्थों को बना नहीं सकते। भोज्य पदार्थ का मतलब है, जाहिर सी बात है, बनाने का मतलब हुआ कि बैगन आप बनाते हो कि बैगन को आप रोस्ट करके पका करके खाते हो, सिंपल सी बात है। हाँ पकाते हैं, वेरी गुड विपिन जी, हम सिर्फ पका सकते हैं बेटा, हम भोज्य पदार्थों को बना नहीं सकते। बनाने का काम कौन करता है, स्वपोषी करते हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पर डिपेंड होते हैं, इन्हीं स्वपोषियों पर डिपेंड होते हैं बेटा, ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो विषमपोषी, अब विषमपोषी को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, विषमपोषी को भी 3 भागों में, हम यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमको आज न्यूट्रिएंट पढ़ना है, नहीं तो सारा टाइम इधर चला जाएगा। आज हमने सोचा है कि न्यूट्रिएंट में कम से कम 2 तो पढ़ लिया जाए, एक प्रोटीन पढ़ लेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे वसा। ये 2 अगर खत्म हो गए तो समझ लेना बेटा और न्यूट्रिएंट्स में कुछ नहीं है, क्योंकि इसी में थोड़ी दबंगई है, ठीक है। ओनली कुकिंग, यस विशाल जी बहुत सही, ओनली कुकिंग नो प्रोड्यूस। हाँ तो आपने देखा कि विषम, जो विषम पोषी होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, विषम पोषी। देखिए मैंने कहा मोड चाहे जो हो, आपको क्या चाहिए, चाहे आप विषम पोषी में अगर हम बात करें, तो विषम पोषी के लिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं होलोजोइक, बोलते हैं इसको होलोजोइक, यानी जो सारी चीजों को खा जाते हैं, जिनको सारा खाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा होता है सेप्रोफिटिक,
सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी, है ना। ये मृतोपजीवी यानी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोपजीवी करते हैं। और एक होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब जो क्या करते हैं, दूसरे से बने बनाए भोज्य पदार्थों को लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी बने बनाए नहीं आप कह सकते, पचे पचाए कह सकते हैं, तो तीनों ध्यान ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है होलोजोई, जिसको हम बोलते हैं जंतु संभोजी। मतलब जो जंतुओं जो जो जंतु हैं वो सामान्यतः किस तरह से करते हैं, दाल चावल रोटी या घास फूस जो भी जंतु है वो पूरा खाता है और खाने के बाद पूरा कंप्लीटली पचाता है और तब कोशिकाओं में पहुंचाता है। भाई क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से ही बताया है कि सारा का सारा चीज हमको कहाँ पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है कहाँ, कोशिकाओं में। जो भी चीज खा रहे हो, जो भी पोषक तत्व है, एवरीथिंग जो भी है वो सबको कहाँ पहुंचाना है आपको। यस, बहुत सही आप समझ रहे हैं, कहाँ पहुंचाना है, उन पोषक, उन सारे सारे सेल में पहुंचाना है, कोशिका में पहुंचाना है। क्योंकि जितना भी चीज आप खाते पीते हो कुछ भी करते हो वो सब सारा का सारा जो है। बेटा आवाज सही आ रही है कि नहीं, थोड़ा सा हमको बताइएगा, क्योंकि मैंने आज ईयरफोन नहीं लगाया है। अगर नहीं आ रही तो बिल्कुल बताइएगा। आवाज आ रही है क्लियर, बोलो भाई। आवाज कहीं ऐसी तो नहीं हो रही कि थोड़ी इको कर रही है? एक मिनट प्लीज बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्लो आ रही है, वेरी गुड। अभी वही मैं पूछना चाहता था। अभी अभी तेज आएगी, अभी देखिएगा ये बहुत तेज आने वाली है। ठीक है, हम देखिए लगा लगा रहे हैं। अब ये तेज आ गई। मुझे मुझे भी लग रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है। सॉरी, आवाज शायद कम आ रही है। अभी बताइएगा आवाज अब कैसी आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? चले आगे। अब तो मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। बताइए भाई थोड़ा सा हमको। आवाज क्लियर होनी चाहिए बेटा, ताकि हाँ, अब सही आ रही ना? वेरी गुड। ठीक है कांजा जी, हम यही आज जानना चाहते ताकि अच्छी आवाज भाई वैसे भी क्योंकि ये थोड़ा सा इको होता है तो आवाज थोड़ी सी बेकार हो जाती है। हाँ, हम लोग क्या बता रहे थे कि पोषण जो होता है, पोषण की विधियां, यानी हम कोई भी चीज खाते हैं अलग अलग। कोई सीधे सीधे घास खा जाता है, कोई सीधे सीधे मांस खा जाता है ना, कोई सीधे सीधे तो खूने पी जाता है। तो वही चीजों को हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब जो खा पी रहे हैं, सब जो कर रहे हैं, उनको भी यही सिर्फ वो किसके आकांक्षी हैं, मतलब किस चीजों को जाना चाहते हैं, मतलब खाना चाहते हैं। उनकी जो इच्छा है, वही इच्छा का मतलब उनकी मजबूरी है। वो यही खाएंगे ही, नहीं खाएंगे तो उनको सारी की सारी कहां से मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा विषम पोषी में तीन तरीके के, एक जंतु संभोजी जिसको हम होलोजोइक कहते हैं, इनको पूरा खाना पड़ता है और पूरा पचाना पड़ता है। और ये सप्रोफिटिक जिसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब हुआ कि ये सड़े गले, यानी ये कह लीजिए कि आधा पचे हुए, आधा पचा हुआ जो माल होता है उससे ये खाते हैं। मतलब आप सोचिए जब कोई चीज सड़ गया तो सड़ने का मतलब क्या, तो आधा पच गया है ना। नेचर जब नेचर का जो डाइजेशन है वो सड़ना ही है। ज्यादा तेज हो जाती है क्या आवाज? क्या करें यार, आवाज ना थोड़ी मेरी बुलंद है यार। आवाज तेज हो ही जाती है अचानक से, मैं क्या करूं, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। थोड़ा सा दूर होके सुनिए, नहीं तो ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ। तो होलोजोइक का मतलब आपने समझा कि उसको पूरा खाना है और पूरा पचाना है, इसलिए उसके पास पाचन तंत्र तो होगा, खूब जबरदस्त पाचन तंत्र होगा। दूसरा हम बात करें, अगर सेप्रोफिटिक की बात करें, तो सेप्रोफिटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। यानी जो सड़े गले जीव जंतु, जो सड़े गले पदार्थों पर होते हैं, जब कोई चीज मर जाता है तो वो सड़ने लगता है, और सड़ाने का काम कौन करता है, ये नेचर करता है ना। और नेचर जब सड़ाता है तो इसका मतलब वो थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा है तत्वों को धीरे धीरे। अभी आप देखिए, जैसे आज कोई कुत्ता मरा हुआ है, उस पर बैक्टीरिया फंगस सारे लग करके उसको क्या कर देते हैं, पूरा समाप्त कर देते हैं। हाँ, सेप्रोफिटिक की बात ही कर रहे हैं प्रशांत जी हम। ठीक है, ठीक है। टाइम देखिए बेटा, हम टाइम को बहुत आप लोग काफी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी तक टेक्निकल कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी क्लास 6:10 पे होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत जल्दी ही हम क्वेश्चन के एमसीक्यू भी लेकर आने वाले हैं, और साथ में ज्योग्राफी की मैपिंग भी शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप लोग बराबर टाइम पर बने रहिएगा। ठीक है।
हालाँकि ज्योग्राफी के लिए अलग से टाइमिंग होगा, है ना? विकी जी खुश रहिए आप और हमेशा पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए। क्योंकि कोरोना वायरस तो इस तरह से तबाही किया कि अब आगे भी लॉकडाउन बढ़ने वाला है। इसलिए बेटा आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए। बस ये समझ लीजिए, ठीक है ना? तो आप हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए हम लोग बात थोड़ा-सा कम करेंगे, आप लोग थोड़ा जल्दी-जल्दी आ जाया करो तो मज़ा आता है, कम से कम एक साथ पढ़ने में। तो होलोज़ोइक की बात करें तो आपने कहा कि होलोज़ोइक सर तो जो भी खाएँगे उनको पचाना ही पड़ेगा और दूसरा सेप्रोफिटिक में कहा कि सर ये थोड़ा-सा पचा हुआ रहता है, फिर उसको लेकर के पचाते हैं और पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ? ये पचे-पचाए माल को खाते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने कहा, पचे-पचाए माल को मतलब आप पचा लेते हो। जैसे सपोज़ कीजिए मैं बात करूँ, अगर ये मच्छर क्या है? भाई मच्छर क्या है या जो आपके ऊपर रहते हैं वो क्या है? मतलब जो भी पैरासाइट होते हैं वो क्या कर आपका पचा हुआ माल आपके ब्लड से भाई आपके ब्लड में क्या पहुंचा है? दाल चावल रोटी पहुंची है या दाल चावल रोटी का पचा हुआ मटेरियल पहुंचा है? आप बताओ भाई। हैं? शहबाज अख्तर जी आइए, वेलकम आपका फर्स्ट क्लास में। आप लोग क्लास बराबर कंटिन्यू करिए इसको। आप बताइए हमको थोड़ा-सा कि भाई पैरासाइट जो होते हैं वो आपका ब्लड पी रहा है। ब्लड सीधे पिया तो उसमें उसको क्या मिलेगा? क्या ये पाँचों नहीं मिलेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन वसा बिल्कुल वो सब मिलेगा। अरे भाई आपने खाना खाया, दाल-चावल, रोटी खाए तो उसको पाचन तंत्र ने क्या किया? उसे पचाया और जब पचाया तो वो कहाँ पहुँचा? बोलो भाई। सीधे-सीधे सिंपल सी बात है भाई। वही तो जाएगा ब्लड में हमेशा वही घूमता रहता है। पचा हुआ मटेरियल पहुँचता है। बहुत सही आकांक्षा जी। ऐसे ही देखिए जब बार-बार आप लोग उत्तर में पार्टिसिपेट करते हैं तो बेटा लगता है कि आप एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए आपका बोलना, आपका इसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है, वो सारा का सारा वाटर बेटा तो एक जो है ना वो सहयोगी है, ठीक है? बाकी मेन चीज़ें तो सारा का सारा है। हाँ, खून पीने वाले, बिल्कुल सही बोले। खून पीने वाले जो होते हैं वो वास्तव में उनका भी मकसद बेटा वो मच्छर जो है आपके खून पीने के शौकीन नहीं हैं। ये ध्यान रखिएगा, इतना उनको खून पीने का शौक नहीं है। क्या खून में कोई वो आपका सॉरी मच्छर में क्या आपका खून, आपका रक्त क्या उसको किसी काम आने वाला है क्या? आप बेटा जब उसको मारते हैं, कभी-कभी पूरा हाथ आपका लाल रंग हो जाता है, बेटा वो आपका ही खून है। मतलब वो जो निकला हुआ है, मच्छर आपका खून नहीं है, आपने नहीं पैदा किया। वो, ठीक है? क्योंकि अभी आप देखिए जब मच्छर किसी का रक्त नहीं पिया होता है, यानी रक्त नहीं चूसा होता है, तो आप मारिए तो उसमें रक्त नहीं निकलता। उसका सिर्फ मकसद और एक ही मात्र मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये कि अपने लिए वो सारी चीज़ों को ले क्या करे? उसके पास कोई पाचन तंत्र वगैरह नहीं है। उसको पचा-पचाया माल जो भी पैरासाइट होंगे उनके पास ज़ाहिर-सी बात है, उनके पास पाचन तंत्र नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा बात इतना कहने का है कि आप समझ गए पोषण की विधियों के बारे में। हम लोग पोषण की विधियों में एक डिटेल से लेंगे, बहुत ज़बरदस्त है। चीज़ों को देखेंगे पूरा का पूरा जिसमें कीटाहारी जो पौधे वगैरह भी हैं, जो पैरासिटिक पौधे भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर अब देखिए, जब इन पोषक तत्वों की हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़ाहिर-सी बात है बेटा हमको थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, कि क्या होता है ये सारी चीज़ें, कैसे होती हैं? नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, तो वास्तव में पोषक तत्व क्या? पोषण आपने समझ लिया कि ये जो पोषक तत्व हम खाते हैं, उन्हीं से हम सारा का सारा क्या करते हैं? उन्हीं से सारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो इतनी बात आपको एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट है यस आप कर सकते हैं। ब्लड इज फूड ऑफ मॉस्किटो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो उनका फूड ही है। हालाँकि वो कैसा फूड है? पचा-पचाया माल है। वो लेंगे सीधे अपना यूज़ करेंगे। मतलब इनका सही है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि कहते हैं अगर हमको तुरंत शक्ति लेनी हो तो हमको क्या करना होगा? पचा-पचाया माल लो अपने आप सब हो जाएगा। पचा-पचाया माल क्या है? बोलो ग्लूकॉन डी। यानी ग्लूकोज़ आप सीधे पीते हो, वो तुरंत ऊर्जा आ जाती। क्यों? क्योंकि पचा-पचाया माल है, उसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो आप वही समझिएगा, पचा-पचाया माल अगर आया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की जगह पर सीधे सीधे अमीनो एसिड भी ले लेते हैं ना, तो बॉडी को तेज़ी से काम करता है। फिलहाल जो भी है ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे पहले यहाँ पर। पोषक तत्व वास्तव में क्या होते हैं? ये सारे के सारे रासायनिक तत्व होते हैं। आप जानते हैं ये सारे के सारे रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक यौगिक हैं और बहुत ही जटिल होते हैं। जो जीवों के शारीरिक विकास के लिए और उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यस, ये ऐसे तत्व हैं, ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए
या उसके शरीर में ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे पदार्थ जो जीवों को, या यही देखो, इतना भी डेफिनेशन आपकी बहुत क्लियर कट होगी, या ऐसे पदार्थों को जो जीवों की उपापचय क्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। गुड मॉर्निंग भाई रवि रत्न निषाद जी, आइए, गुड मॉर्निंग। तो उपापचयी क्रियाओं में उपयोग करने के लिए, ठीक है बेटा, देखो अगर सही बताएं तो अगर आप फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं तो ये जबरदस्ती कहना कि हम 1 साल में कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, कम से कम आपको 15 से 18 महीने लग जाते हैं फाउंडेशन लेवल का। हाँ, कुछ देखिए, या तो आप शुरू से ही लगे हों, हम कि हम 12वीं में पहुंचे हैं तब से तैयारी की हो, तो वो हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा तो, है ना, तो अभी आपको कम से कम बेटा 15 महीने तो आपको लग ही जाते हैं, क्योंकि समझ विकसित के साथ में आपको स्ट्रेटजी भी तो बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ कि सब रटने के बाद आपका सिलेक्शन, नहीं, स्ट्रेटजी भी होती है। फिलहाल उपापचय क्रियाओं की बात करें तो आप यहां पर समझिएगा, हमने क्या कहा? उपापचय। उपापचय का मतलब जो भी चीजें हम खाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये ओवरऑल जितनी क्रिया होती है। जैसे सपोज कीजिए आप रोटी खाए, तो रोटी क्या हुआ? रोटी शरीर के अंदर गया, उसको तोड़ा गया। भाई शरीर के अंदर गया तो उसको क्या किया गया? तोड़ा गया। ये भी एक क्या है? उपापचय की क्रिया है। उसको तोड़ा गया और फिर उसको क्या है? ब्लड में डाला गया, और जब वो ब्लड में पहुंचा और ब्लड दौड़ता हुआ कहां लेके गया? कोशिका में, और फिर जब कोशिका में उसका यूज हुआ तो वहां पर भी ग्लूकोज का यूज हुआ। तो यानी ओवरऑल जो भी पोषक तत्व आप खाते हो, उनका जो वास्तव में शरीर में क्या होता है, जिस क्रिया के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय। यानी सब कुछ उपापचय है। यानी शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं, समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को अगर हम एक शब्दों में कहना चाहें तो उपापचय कहेंगे। क्लियर हो रही बात? ये बातें भी हम लोग समझेंगे आगे, जब हम पाचन पढ़ेंगे तो उपापचय को भी अच्छी तरह से समझेंगे। क्लियर हो रही बात? अब देखिए आगे अगर हम बढ़ें, बढ़ जा, कहां चला गया वो? हाँ, पोषक तत्व। एक सेकंड। पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? मात्रा, मतलब किसकी शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और किसको बहुत कम होगी। जैसे एक है बृहद तत्व और दूसरा है आपका सूक्ष्म तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपको देखो, ये कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा और फैट आएगा, यानी वसाएं आएंगी। ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो वहां पर विटामिन और खनिज पदार्थ, यानी जो मिनरल्स होते हैं, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये, तो उपापचय आप समझ गए होंगे कि उपापचय में होने मतलब शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं ही क्या कहलाती? उपापचय। कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें बिगड़ती हैं, यानी शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रही है बेटा, वो सब उपापचय है। बस यही समझ लीजिए। जैसे आप अभी कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे जो कुछ कर रहे हो, आपको बोला जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई में लिखाई भी आता है। समझ में आई बात? तो वही चीजें होती हैं। उपापचय का मतलब शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं। मेरे ख्याल से बात आप समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो विटामिन आपने देखा कि और खनिज पदार्थ, ये हमारे शरीर को बड़ी थोड़ी सी मात्रा में चाहिए और अपना काम ये कर जाते हैं। ठीक है ना? दूसरा चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हमारे शरीर को तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्हीं से शरीर बनता है, इन्हीं से शरीर कार्य करता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेन। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं सबसे पहले बृहद तत्वों में। तो बृहद की, जिसकी ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक या ऐसे तत्व जिनकी हमें सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको हम बृहद तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ठीक है, पोषक तत्व यहां पर पूरा होना चाहिए बेटा। ये बृहद पोषक तत्व और ये सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, ये बृहद पोषक तत्व है, इधर सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो हम सबसे पहले बृहद पोषक तत्व में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है इसको हम समझते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रेट मतलब क्या होता है? कार्बन मतलब क्या होता है भाई, बोलो? कार्बन तो कार्बन है। आप यहां देखो क्या हुआ, कार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट मतलब होता है पानी।
तो कार्बन प्लस पानी ये दोनों मिला करके हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन इसमें कार्बन का जितना अनुपात होना चाहिए उतना ही अनुपात किसका होना चाहिए? पानी का, लगभग लगभग। अगर ये दोनों अनुपात यानी ये 1 है तो पानी भी 1 होना चाहिए। जैसे अगर ये मान लीजिए 6 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है? यानी इसका वास्तव में देखा जाए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो ये क्या होता है? 1:2:1 ये है, क्या कहलाता है? हाँ, बिल्कुल। कार्बन प्लस जल को कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल, और कार्बन से ये N हटा दिया गया है। अब पूरा पढ़ो तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। हाइड्रेट का मतलब तो पानी होता है, आप जानते हो, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना एक जटिल यौगिक होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अनुपात है मैंने यहां पर लिखा है। वेरी गुड, बहुत सही व्लादिमीर पुतिन जी। आप यहां पर कैसे घूम रहे हैं भाई? हैं? कोरोना वायरस का प्रभाव उधर नहीं है क्या, लग रहा है? चलिए कोई बात। तो मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रेट इसमें दोनों की मात्रा लगभग समान अनुपात में होती है बेटा, और कार्बन से एन हटा दिया गया और दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है तो वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा यह शरीर को क्या देता है, ये इसका मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान से रखिएगा, इसका मेन काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, है ना? ऊर्जा प्रदानकारी अरे भाई, जो ऊर्जा देगा उसको ऊर्जा प्रदानकारी पदार्थ कर देंगे। और इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, सैकराइड से भी कहा जाता है इसको। और किस नाम से जाना जाता है? सैकराइड, ठीक है? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कहा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, इसी कारण से, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैन थोड़ा सा धीरे कर दो। यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे होगे मुझे, है ना? यानी ऊर्जा प्रदानकारी क्यों बोले इसको? क्योंकि ये सिर्फ काम करता है ऊर्जा देने का। अभी देखिएगा, अभी आपके सामने बहुत जबरदस्त चीजें आने वाली। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक को हम बोल चुके, हमने क्या बताया, इसको शर्करा भी कहा, है ना? मोनोसैकेराइड यानी सैकेराइड भी कहा हमने, क्या बोला? सैकेराइड भी कहते हैं। मैंने किसको कहा सैकेराइड? भाई बोलो। यस, इसको हम सैकेराइड भी कहते हैं। क्लियर हो रही बात? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए, एक तो होता है एकल शर्करा जो सबसे सिंपल होता है, दूसरा होता है द्विशर्करा और तीसरा होता है बहुशर्करा। एक शर्करा जो एकल शर्करा होती है इसको बोलते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एकल शर्करा है। द्विशर्करा में वही एकल शर्करा के 2 यूनिट जुड़ जाते हैं, ठीक है? जबकि अगर बात कहें बहुशर्करा में तो 2 से अधिक होते हैं। हालांकि इसके बीच में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो। ये ओलिगो जो होता है इसमें देखिए, इसमें एक होता है, एक यूनिट, इसमें 2 यूनिट, इसमें कई यूनिट होते हैं, बहुत यूनिट होते हैं। लेकिन यहां पर होते हैं 2 से ज्यादा, यानी ज्यादा किससे होने चाहिए? 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन 9 से कम होते हैं, यानी 9 तक। यानी कुल मिलाकर अगर 2 से लेकर के 9 यानी 3 से करिए, 3 से लेकर के 9 तक अगर है तो हम उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है? डाइसैकेराइड को भी कोई कोई ओलिगोसैकेराइड कह देता है, ठीक है? तो यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, जिसमें 3 से लेकर के 9 तक, या 2 से लेकर के भी आप कह सकते हैं, 2 से लेकर के 9 तक अगर उसमें मोनोमर है, ठीक है? क्लियर? तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये क्या। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 की। एकल शर्करा क्या है? तो एकल शर्करा का जो होता है, इसका जो इसमें सिर्फ एक होता है, जिसको हम अगर देखें तो इसको बोलते हैं कि हम अगर यहां CN फिर H2N और फिर ON, इस तरीके से, यानी जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन उसका जो है उसका 2 गुना होता है, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा C6H12O6, बहुत बार पढ़ा है। ये सबसे सिंपल फॉर्म वाला कार्बोहाइड्रेट है।
ये हम शॉर्ट में इसको ग्लूकोज की बात, तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज एकल शर्करा हैं। मतलब इन सब का जो फार्मूला होगा वो यही होगा, इससे अलग नहीं होगा। बस इसका आगे वाला जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी बनावट होगी वो बस अलग होगी बेटा। बाकी एकल शर्करा ये तीन हैं, याद रखिएगा कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये एकल शर्करा कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और सबसे सिंपलेस्ट कौन है, ये ग्लूकोज। हर जगह पर आपको ग्लूकोज मिलेगी और हमारे बॉडी में जो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मटेरियल, वो ग्लूकोज ही यूज किया जाता है बेटा, फ्रक्टोज यूज नहीं किया जाता। फ्रक्टोज को भी अगर यूज किया जाना होगा तो फ्रक्टोज को ही सबसे पहले किसमें बदला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो एकल शर्कराएं होती हैं। ग्लूकोज आप जानते हो इसको बोलते हैं, ये जनरल शर्करा है। दूसरा बात करें, अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है और शहद में पाई जाती है। गैलेक्टोज जो होती है ये दुग्ध शर्करा होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी किसकी शर्करा है, ग्लूकोज जो है इसको हम बोलते हैं ये सामान्य शर्करा है। यहां से थोड़ा सा मैं इन सबको हटाता हूं ताकि यहां थोड़ा सा मैं लिख सकूं, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि ग्लूकोज जो होता है ये वास्तव में क्या है, ये सामान्य शर्करा है, सामान्य शर्करा है। और फ्रक्टोज जो है ये किसमें, फलों में और किसमें पाई जाती है, फलों में और शहद में पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा मीठी होती है। यानी इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द क्या, स्वीटेस्ट शुगर। यानी ये सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है। और गैलेक्टोज ये दुग्ध की है, यानी जो दुग्ध में पाई जाती है, जो दुग्ध की जो मिठास होती है वो वास्तव में किसकी वजह से होती है, वो गैलेक्टोज की वजह से होती है। इज दैट क्लियर। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की बातें आप समझ गए होंगे। अब यहां पर ये देखिए मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं। एकल शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और वास्तव में यही सारे कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसी से जितनी भी आगे शर्कराएं बनेंगी इन्हीं को जोड़ जोड़ के, अगर 2 ग्लूकोज जोड़ दिया तो डाइसैकराइड हो गया, अगर 2 से अधिक हो गया या बहुत ढेर सारे हो गए तो उसी को हम बोलेंगे क्या, पॉलीसैकराइड। तो मेरे ख्याल से बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहां देख लें, सरल शर्करा, ये सॉरी सरल कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कौन होता है, एकल शर्करा। और इसी से जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसी से बनते हैं। और सामान्यतः आपको ग्लूकोज ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि ग्लूकोज ही सब कुछ है। आपके अंदर ग्लूकोज अच्छी खासी भरी है, इसलिए आप बैठ के पढ़ रहे हो इतनी सुबह सुबह। नहीं होती तो आराम से अभी कहीं अंगड़ाई लेते या अभी सोते रहते, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, आपके अंदर अच्छी खासी ऊर्जा है। दूसरा सबसे मीठी जो है वो कौन सी है, फ्रक्टोज है, ठीक है। और ये सबसे सिंपल है, मतलब अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये लास्ट टूट टूट के आता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी दीवार है, तो दीवार तोड़ोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ईंटें मिलेंगी। ईंटें, जैसे आपका भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज नामक किससे बना होता है, ग्लूकोज नामक ईंटों से बना होता है। और जब ये ईंटें टूट जाती हैं, सॉरी जब दीवार टूटती है तो सारे के सारे ईंटें निकल जाती हैं। ठीक वैसे ही ऐसे ग्लूकोज भी है, जब बड़ी कार्बोहाइड्रेट टूटती है तो वो निकलती क्या है, एक छोटे छोटे यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड में ग्लूकोज नॉर्मली निकलता है, ठीक है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है, ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है भाई, यस वेरी गुड, वो ग्लूकोज है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो कि त्वरित ऊर्जा का स्रोत है, आप ग्लूकोज को मैंने आपको बताया, अगर आपको बहुत तेजी से तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कहते हैं ना, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। ग्लूकॉन डी यानी आप पीते हैं और तुरंत आपके अंदर क्षमता आ जाती है ना, और आप दौड़ना शुरू कर देते हो, ऊर्जा आ गई तुरंत और पची पचाई आई। क्योंकि आपने अगर रोटी खाया होता, चावल खाया होता तो थोड़ा टाइम लगता आने में, लेकिन ग्लूकोज आपने सीधे लिया, धाए धाए दौड़ते चले गए। क्लियर हो रही बात है। तो ये ध्यान से रखिएगा, ग्लूकोज को हम बोलते हैं ये क्या है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाली, ठीक है, तत्व है ये। इसीलिए हम इसको ऊर्जा प्रदान कारी तत्व कहते हैं पूरे कार्बोहाइड्रेट को। तो एक कार्बोहाइड्रेट आप समझ गए, मोनोसैकराइड, क्या समझे, इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी अब इसको तोड़ करके छोटा इससे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सकता। जैसे अगर मान लीजिए चीनी को आप तोड़ेंगे तो वो छोटा हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट का रूप रंग खत्म हो जाएगा, तब तो वो अपने तत्वों में आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तब वो नहीं रह जाएगा ना फिर तो।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो ग्लूकोज जो है वो सामान्य सी शर्करा है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है पूरे प्रकृति में, आप कह लें या पूरे ब्रह्मांड में कह लें। अगर कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है। फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? आपको ये पता है कि शहद और फ्रक्टोज फ्रूट से ही बना हुआ है, इसलिए फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अंगूर में पाई कौन जाती है? ये देखिए, कहीं पर है नहीं क्या? अच्छा हाँ है, ये देखो, अंगूर में जो पाई जाती है बेटा, अंगूर भी फल है लेकिन उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? यस, वेरी गुड, बहुत सही। अंगूर में पाई जाती कौन सी? बताओ थोड़ा सा। अंगूर में बताओ जल्दी से, कौन सी शर्करा पाई जाती है भाई? हाँ बिल्कुल, एप्पल में भी बिल्कुल पाई जाएगी, सब जगह पाया जाएगा। समझ में आया? राइस में बिल्कुल सही, सब जगह। अभी तो आगे देखते हैं ना, अभी तो एकल शर्करा की बात कर रहे हैं, राइस तो स्टार्च पहुंच गया बेटा, वो तो बहुत ज्यादा हो गया ना। अभी तो हम सिर्फ इतनियां पूछ रहे हैं। एकल शर्करा के बारे में आपको पता चला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। याद होना चाहिए, ग्लूकोज सामान्य शर्करा, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शर्करा और गैलेक्टोज दुग्ध शर्करा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग द्वि शर्करा, द्वि शर्करा, द्वि शर्करा क्या है? डाइसैकराइड। डाइसैकराइड यानी सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यहां देखिए, सुक्रोज जो बना होता है बेटा, इसमें एक ग्लूकोज होता है, सुक्रोज एक ग्लूकोज होता है। और आप जानते हो, अगर कोई भी चीज मीठी आ रही है, कोई भी चीज अगर मीठी आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? यस, वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने आकांक्षा जी, कि अगला क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। यस, कहीं भी अगर मिठास आ रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर किसी भी पदार्थ में आ रही है तो बिना फ्रक्टोज के वो मिठास नहीं बन सकता। ठीक है। जो बहुत मीठी आए तो वो क्या है? वो फ्रक्टोज होता है। ठीक है ना। तो आप देखिए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बात हुई। आगे अगर बात करें हम, अब दूसरा आता है माल्टोज। माल्टोज जो होती है उसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज जब मिलती हैं तो वो माल्टोज बनता है। जैसे जब हम स्टार्च मतलब जब खा करके पचाते हैं, जब खा करके चीजों को जैसे रोटी वगैरह जब खाते हैं तो वो सबसे पहले पचता है तो वो माल्टोज बनता है। ठीक है। और यही आगे चल करके आप जब पढ़ोगे बेटा कि शराब वगैरह कैसे बनाई जाएगी तो वहां पर भी माल्टोज ही रहेगा जो सबसे पहले शराब बनाएगा। भाई आप शराब तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई लाल रंग है कहते हैं, और ये पूरे महफिलों का रंग जमाने वाला है, इसलिए इससे बहुत चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बहुत अच्छी आदत नहीं है इसको लेने पीने की। ठीक है। अगर कोई लेता है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो माल्टोज, आपने देखा कि माल्टोज से ही सारा का सारा जो है, और माल्टोज किससे बना है? दो ग्लूकोज से बना है, आप समझिएगा। और लैक्टोज की अगर बात करें तो इसमें एक ग्लूकोज और प्लस दूसरा क्या होगा? गैलेक्टोज। यानी आप ये तीनों अगर पढ़े, ये क्या है? ये दुग्ध की शर्करा है। यस, क्यों भाई? हाँ बहुत सही, प्रशांत जी आपने बहुत सही सुक्रोज का बताया, C12H22O11। हाँ यही है, क्योंकि एक अणु पानी का जो है जब ये जुड़ते हैं, जब भी अगर एक जुड़ेगा दूसरे से तो ये सब का वही है जो आपने लिखा है, सुक्रोज का भी वही है, माल्टोज का भी वही है, लैक्टोज का भी सेम फार्मूला होता है। क्योंकि जब दो जुड़ते हैं तो एक हमेशा पानी निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये पानी निकाल देता है अपना। ठीक है। हाँ, हाँ, मेडिसिन में भी अल्कोहल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो उतनी मात्रा नहीं होती कि वो आपको बेसुध कर दे बेटा। बिल्कुल। तो क्या आप चाहते हो? लेना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, लीजिए। हाँ, कहते हैं ना दवा, दारू थोड़ा-थोड़ा ले लेनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं। बेटा पहले आप यहाँ पर सी होना चाहिए ये। तो लैक्टोज, अब देखिए यहाँ पर तीनों में क्या है कॉमन? ग्लूकोज। यस, वेरी गुड। यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे वो डाइसैकराइड हो, चाहे पॉलीसैकराइड हो, चाहे जो ओलिगोसैकराइड हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? आप बोलो। सबसे मेन ध्यान आपको क्या रखना है कि वहां पर ग्लूकोज तो होगा ही होगा। याद रखिएगा, ग्लूकोज तो होगा ही होगा। अब दूसरी चीज को आपको फैसला करना है, क्या मीठा है? बहुत मीठा है तो बिल्कुल मीठा है, देख रहे हैं ना, ये मीठा है तो वहां पर फ्रक्टोज होगा। और दूसरी चीज, अगर हम थोड़ा सा ये बात करें, क्या थोड़ी सी अगर हम बात करें कि अगर हल्का जो दुग्ध में होगा तो उसमें गैलेक्टोज होगी। ग्लूकोज तो कॉमन है, मैंने आपको बताया बेटा कि ग्लूकोज इज द नॉर्मल या आप जनरल क्या
कार्बोहाइड्रेट और ये मोनोमर सब जगह होगा। आप देखिए चाहे जो आप शर्करा बना लें, चाहे जो कार्बोहाइड्रेट बना ले, वहां पर हमेशा हमेशा क्या होगा, ग्लूकोज तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना ग्लूकोज के कोई कार्य नहीं होने वाला है। इतनी बातें आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो ग्लूकोज रहेगा। इज दैट क्लियर? अभी देखेंगे, अभी पॉलीसेकेराइड की भी बात हो रही है, अभी हम सारी चीजों को अभी आपको दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर अब हम बात करें अगर बहुशर्करा की, तो ये बहु लिखा हूं, बड़ी ऊ की मात्रा मत दे देना बेटा, क्योंकि बहुत लिख दिए ना तो बहु हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये छोटी छोटी बातों को रखिएगा। तो ये मैंने कहा कि बहुशर्करा की बात करें, तो बहुशर्करा वास्तव में क्या है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड को अब हम समझिएगा। मतलब अब यहां मैंने आपको बीच में एक बताया था बेटा कि ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहे थे, है ना? ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड मैंने कहा कि हालांकि ये जो ओलिगोसैकेराइड होता है, ये जो होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ये बनता है बिगड़ता रहता है, बनता है बिगड़ता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्टेबल है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड तो बीच का इंटरमीडिएट है, वो बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो अब देखिए बहुशर्करा की अगर हम बात करें, तो बहुशर्करा में सबसे मेन है क्या? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकॉन है बेटा, ये कौन? पेप्टिडोग्लाइकॉन। देखिए ये इन बातों को ध्यान रखिए। ग्लूकोज जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। सेलुलोज, सेलुलोज आप जानते हैं कि ये क्या करता है? सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? थोड़ा बताएंगे हमको, किसकी बनी है भाई? प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? क्या प्लांट में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति ही पाई जाती है बस, या कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, या दोनों पाए जाते हैं? जल्दी से उत्तर आना चाहिए आप लोगों का, थोड़ा थोड़ा बोलो भाई। सेलुलोज कहां पर होता है? बोलो। हाँ, सेलुलोज कहां है? नेहा जी बताइए। सेलुलोज की बात करें कि सेलुलोज कहां पर होता है? दोनों पाया जाता है। बहुत सही, वंदना ने बहुत सही बताया कि प्लांट में जो है, प्लांट की कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? बोलो। और सॉरी, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? बोलो। अरे सेलुलोज की बनी होती है भाई, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। भाई आप लोग बराबर इसमें पार्टिसिपेट किया करो बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। याद रखिएगा, आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हाँ, दोनों होते हैं इसमें, सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन सेल वॉल किसकी बनी है? तो ये सेलुलोज। तो ये सेलुलोज अभी तक आपने समझा क्या है? क्या सेलुलोज? सेलुलोज भी कहा सर ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसा कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब इसमें जो मोनोमर, मोनोमर का मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है, जैसे आप यहां पर आपको मैंने दिखाया था, अगर हम बात करें ये सारे क्या है? ये मोनोमर्स हैं, यानी यही जुड़ जुड़ करके क्या बनाएंगे? पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर मैंने आपको समझाया था कि पॉलीमर क्या है। तो ग्लूकोज अगर सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज आप देखेंगे कि सेलुलोज में ऐसे ही ग्लूकोज, ये देखिए ये ढेर सारे क्या हैं? ये ढेर सारे क्या दिख रहे हैं आपको? सीधे सीधे देखते जाइए, ये ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था, लगभग 1500 ग्लूकोज जब आपस में एक सीधी लाइन में अगर जुड़ जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हो? बोलो। यस, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेलुलोज कहते हैं। क्लियर हो रही बात? तो सेलुलोज है, यानी एक पूरी सीधी सी श्रृंखला आप कह सकते हैं। ये सीधे आप, मैंने आपको क्या दिखाया कि ये पूरा का पूरा क्या है? सीधे है। मैंने कहा लगभग 1500 जब जुड़ जाती हैं तो ये सेलुलोज बन जाता है। ठीक है ना? ये देखो यहां सीधी श्रृंखला, यानी आप कह सकते हैं अगर कोई पूछे कि सेलुलोज क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर यह ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, यानी सरल रेखीय बहुलक है, जो कि कोशिका भित्तियों में, जो कि कोशिका भित्ति, प्लांट की कोशिका भित्ति का निर्माण करता। सिंपल था। क्लियर हो रही बात? अब बात करें अगर स्टार्च की, देखो यहां ये तीनों को समझिएगा। इसको बोलते हैं हम होमो, या होमो, और ये क्या है? हेट्रो। ये होमोपॉलीमर है, यानी एक जैसे ही तत्व ये मिलके बना हुआ है। जैसे अब हम स्टार्च की बात करें, तो स्टार्च आपने देखा कि ये क्या होता है? ये प्लांट में होता है। स्टार्च भी कहां होता है? प्लांट में। लेकिन ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल है, ये संरचना बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम संरचनात्मक। क्या बोलते हैं?
संरचनात्मक क्या कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा ये क्या है, संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको। एक एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं ताकि आपको एक एक बातें समझ में आ जाएं। ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड, यस वेरी गुड प्रशांत जी। अब यहां पर देखिए स्टार्च, अब अभी अभी आप देखिए कि हमको वास्तव में लेना क्या होता है, खाना क्या होता है, ग्लूकोज ही तो। भाई आपके बॉडी को जो एनर्जी देगा वो कौन देता है बेटा, ये ग्लूकोज देता है। आप इतने दम से पढ़ते हो, हर काम करते हो, वो किससे, इसी से। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यानी अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, अब स्टार्च की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा स्टार्च भी जो है वो भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ऐसे जब हजारों की संख्या में ग्लूकोज आपस में जुड़ जाता है, लेकिन ये लीनियर नहीं, ये ब्रांच है बेटा। ये देखो यहां भी ग्लूकोज बना हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं ना, जब शाखान्वित सेल्यूलोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी स्टार्च की बात करें तो स्टार्च भी जो है वो क्या है, एक ही तरह की यानी होमोपॉलीमर है। अगर आप देखें होमोपॉलीमर का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, एक जैसा अगर कोई सारा का सारा जो है एक ही जैसा अगर मिल करके एक ही जैसा तत्व अगर मिलकर बनाए तो यहां सारे का सारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अलावा कोई चीज है, कोई भी चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, ये एक बॉन्ड बना हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, कौन सा बोलते हैं भाई, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज के बीच बने बंध का क्या नाम होता है, कौन सा बंध, थोड़ा सा हमको बताइएगा। यानी ये जो एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज से ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बॉन्ड का क्या नाम है, देखता हूं कौन बताता है हमें, बताइए जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी पढ़ना है हम लोगों को बहुत ज्यादा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच उपस्थित बंध को हम किस नाम से जानते हैं, बताओ। हाँ सिंगल बॉन्ड तो है, ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन बंध कौन सा होता है बेटा, ये बताओ हमको, बोलो। सिंगल बॉन्ड तो बेटा कभी पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी गुड, हरेंद्र साहब ने बताया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रशांत जी ने भी बताया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी गुड, इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बंध है जो कि यहां पर बांधा हुआ है। क्लियर हो रही बात, बहुत सही बताया आपने। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता। बेटा मैंने आपको कहा कि जो हम यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है, हम फोकस तो हमारा मेन यूपीएससी का, लेकिन जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी होने वाले हैं, उन सबको ये कवर करेगा। और ये गारंटी है कि अगर आप मेरी हर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको साइंस को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो भी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। और अगर आप सीधे सीधे अगर जुड़ते हैं मेरे से, आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारा LP10 यूज करके अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आप अगर मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो मैं आपको विशेष जो है, जाहिर सी बात है कि आप फिर मेरे स्टूडेंट हो गए, मिलेगा भाई, पढ़ाई तो आप सबसे करेंगे, लेकिन ठीक है सब में, चाहे जो हो बेटा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी कहीं का भी अगर तैयारी कर रहे हो तो इट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, इसके साथ बस आपको क्वेश्चन लगाने हैं, यानी आपको प्रश्न लगाना है। और मेरी क्लास आप जानते हो, क्लास तो यही है बेटा, अभी 6 बजे की होती है। अभी मैं इसमें नया जुड़ा हूं तो शुरुआत में अभी सिर्फ 1 या 2 की क्लास लेता हूं, स्पेशल वाली। और ये तो अभी फिलहाल साइंस चल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी भी चलेगी और ज्योग्राफी भी चलेगी। ज्योग्राफी हम जो है वो जुड़ेंगे किससे, मैंने आपको पहले से बता दिया, उसको बहुत जरूर दिखेगा, मैपिंग से करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर आपने देखा कि सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, आपने देखा यहां ये एक तो एक सीधी लाइन का है और दूसरा क्या है, ब्रांच्ड है। दूसरे वाले में क्या है, ब्रांच्ड है, ये देखिए। लेकिन इन सब में दोनों में अगर देखा जाए तो ये मैंने कहा ये संरचनात्मक है, लेकिन ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये संचित कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको बोलते हैं संचित रूप, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्यों, क्योंकि
पौधे जो अपना भोज्य पदार्थ जो बनाते हैं, बना के उनसे खाते हैं, खाने के बाद जो उनको बचता है, वो सारा का सारा किसके रूप में रख देते हैं? आप थोड़ा-सा हमको बताएँगे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी इन दोनों को सन की उपस्थिति में मिला करके ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना? आगे हम देखेंगे संचित ईंधन, है ना? हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा आप देखिए ये ग्लूकोज, अब यही ग्लूकोज को वो जब बना करके एक साथ इकट्ठा करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए पहले सेलुलोज से तो उनकी संरचना बन रही, पूरी बॉडी बन रही है, तो सेलुलोज तो पहले उसमें बनाएंगे और दूसरा जब इनके अपने खाने से बच जाता है तो स्टार्च के रूप में वो क्या कर देते हैं बेटा, लटका देते हैं फलों के रूप में, बीजों के रूप में। आप इसीलिए जो भी पौधों से खाते हो वो सामान्यतः सब कुछ क्या है, सब कुछ स्टार्च है, लगभग लगभग, है ना? स्टार्च तो मेन है। अब उसमें कब किसी-किसी में थोड़ी-सी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, किसी-किसी में वसा मिल जाती है, लेकिन रियलिटी क्या है तो सब कुछ वही। क्यों भाई? बात समझ में आ रही ना? हाँ। अब बात करते हैं, यानी ये दोनों एक चीज़ कॉमन रहा कि ये दोनों किसमें पाए जाएँगे? थोड़ा बताइएगा हमको। यस, बहुत सही बताया आपने कि ये पाए जाएँगे, दोनों के दोनों पाए जाएँगे पौधे में। एक तो पौधे का क्या है, एक तो पौधे का शरीर बना रहा है, बॉडी बना रहा है और दूसरा क्या रहा कर रहा है थोड़ा-सा बताइएगा? थोड़ा जो उसके पास बच रहा है उसको संचित भोज्य पदार्थों के रूप में रख रहा है। मेरी बात समझ में आई बेटा? कोई समस्याएँ तो नहीं हो रही हैं? बोलो भाई। अगर कोई समस्याएँ हैं तो बिल्कुल आप बताइएगा। हाँ, बिल्कुल एप्पल भी स्टार्ची है, उसमें मिनरल्स हो सकते हैं। भाई आपको मैं बता दूँ आपको, सब कुछ जो भी खाते हो बेटा प्लांट से वो नॉर्मली तो स्टार्च ही होंगे ना? बिल्कुल, सब कुछ। आगे आप देखोगे। भाई आप एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल भी तो ग्लूकोज से ही बना होगा, स्टार्च। आप कहते हैं सर इसमें आयरन भी होता है। बिल्कुल आयरन होगा, है ना? विटामिन्स भी होगा, बिल्कुल होगा। यार आयरन क्या है? आयरन को मैंने क्या बताया? मिनरल्स हैं ये, बहुत कम मात्रा में चाहिए, है ना? आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं बेटा उसमें, लेकिन है तो पूरा स्टार्च। जैसे मैं आपको कहूं कि कार्बोहाइड्रेट मान लो एक दीवार है, कार्बोहाइड्रेट को मैंने क्या बताया बेटा कि ये दीवार मान लो, स्टार्च एक दीवार, भाई इसमें ये तो पूरा स्टार्च ही है ना, इसमें भी स्टार्च है। हाँ, पानी की मात्रा ज्यादा है। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट की ये क्या है, दीवार है, यानी मान लो ये सेब है, तो सेब तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये दीवार में जो ईंटें लगे हुए हैं, ये देखो बेटा, ये ईंटें लगे हुए हैं। अगर इन ईंटों के बीच-बीच में सोने और चांदी के ईंटें लगे हों और जब ये दीवार टूटेगी, भाई आप जब उसको खाते हैं, तो यानी उसकी दीवार ही तो तोड़ रहे हैं। अंदर जाएगा तो तोड़ेगा ना। भाई क्योंकि इसी ग्लूकोज की यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही तो तोड़ना होता है। पाचन का मतलब क्या होता है? यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही तो तोड़ना है। और क्या है? भाई आप रोटी खाते हो तो क्या स्टार्च है? आलू खाते हो तो क्या स्टार्च है ना? चावल खाते हो तो क्या स्टार्च है? वो जब आपके पाचन तंत्र में जाएगा, तो वहाँ पर उसको तोड़ने वाले मज़दूर मैंने आपको बताया था, हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं मज़दूर उनको क्या कहते हैं? जो सारे कार्य करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। यस, एंजाइम। जो शरीर में पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं, वो बेटा उन्हीं को हम मज़दूर कहते हैं। यानी आपके शरीर का जैसे भी कोई सामान पहुँचता है, उसको लेकर के वो या तो तोड़ने लगते हैं या तो जोड़ने लगते हैं। उनका काम ही है, किसका? एंजाइम का। जैसे ही आप रोटी खाते हो, रोटी यानी आपको क्या समझ में आ गई? स्टार्च। स्टार्च आपके जैसे ही पाचन तंत्र में पहुँचता है, ध्यान रखिएगा, पाचन तंत्र में जैसे ही पहुँचा, वैसे ही तुरंत पहुँचा एंजाइम और खट, 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 खट तोड़ना शुरू कर दिया। किसमें? ये देखो, ये जो आपको स्टार्च दिख रहा है, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आपको मैंने क्या बताया, स्टार्च इतना बड़ा होता है बेटा कि आप देखो कई ग्लूकोज, ये ब्लड में तो नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं ना? आप समझिएगा, भाई ये इतना बड़ा ब्लड में कैसे जाएगा? इसलिए तोड़ करके ब्लड में जाने के लिए, क्योंकि आपको क्या मकसद क्या है आपका? खाना-पीना पचा करके बोले तो कहाँ पहुँचाना है? एक-एक सेल में पहुँचाना है बिडू। यानी कहने का मतलब ये जो ग्लूकोज होगा, ये सीधे से कहाँ भाई आप लोग पीडीएफ के चक्कर में काहे इतना पढ़ते हो? हैं? हाँ, बहुत सही बोला आपने कि ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल। हाँ, बहुत सही कहा कि यानी कॉम्प्लिकेटेड को एकदम सिंपल फॉर्म में बनाने का काम करता है पाचन तंत्र और वो पाचन तंत्र में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम तो सब काम कर रहे हैं।
तो स्टार्च को तोड़ा आपने एक एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और कुछ नहीं। और ये ग्लूकोज कहां पर बना था? प्लांट ने बनाया था। प्लांट ने इसमें क्या किया? ये तो कार्बन और हाइड्रोजन, अरे कुछ नहीं, ग्लूकोज में ये सन की जो ऊर्जा है यहीं पर इकट्ठा कर दिया है बेटा। और यही ग्लूकोज को हम जब खाते हैं अंदर जाता है, तो वही जो सन की ऊर्जा उसने जोड़ा है वही तोड़कर तो बनता है, वही निकलता है, वही बनता है एटीपी, और इसी एटीपी का इस्तेमाल करके हम लोग अपना सारा काम करते हैं। सिंपल सी बात है। बात समझ पा रहे हो? कहीं ऊपर से तो बाउंस नहीं कर रहा है बेटा। बताएंगे? बातें समझ में आ रही ना कि आखिर ग्लूकोज पे इतना हम काहे जोर दे रहे हैं? बोलो भाई। अरे आप जानते होंगे, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है यही जब टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। और यहां पर ठीक है, फिलहाल उतना आपको समझने की जरूरत नहीं। ग्लूकोज, मैंने कहा ग्लूकोज कैसे बना? जब ऊर्जा इकट्ठा हुई। कौन सी ग्लूकोज में ऊर्जा कौन है तो ये है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। और आप तो कहते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बेकार चीज होती है। नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो सब कुछ है। अगर ये ना हो तो सन की ऊर्जा किस पर रखेंगे? बैठाएंगे किस पे? प्लांट। यस, इसी पर ऊर्जा बैठाते हैं और बैठा करके बना दी। यानी ग्लूकोज का मतलब क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के ऊपर बैठी हुई सन की ऊर्जा। और यही ऊर्जा जब इकट्ठी हो जाती है तो स्टार्च ढेर सारी एक साथ हो जाती तो स्टार्च बना लेता है। और स्टार्च को जब हम खाते हैं तो पेट में जाएगा हमारे, यानी पाचन तंत्र में जाएगा, तो सबसे पहले एंजाइम तोड़ेंगे, फिर से ग्लूकोज बनेगा, और फिर ये ग्लूकोज कहां पहुंचाया जाएगा? ब्लड के द्वारा कहां पहुंचाया जाएगा? एक एक सेल में पहुंचाया जाएगा। ये पूरा ब्लड जो है वो एक सेल में लेके जाएगा, और जब ये ग्लूकोज यहां पहुंचेगा तो फिर से ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये निकालेगा, और साथ ही यहां पर जो ऊर्जा सन की उसमें निहित है उसको क्या कर देगा? यस, वेरी गुड, बहुत सही आपने कहा, वही तो एटीपी है। और क्या सोचते हो ग्लूकोज से आप एटीपी बनाते हो क्या? एटीपी तो मुक्त होती है ना। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी, बस इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि ये जो दीवार है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्लांट से जो भी चीजें मिलती है नॉर्मली अगर सामान्यतः कहा जाए तो वो सारे के सारे क्या हैं? ठीक है। आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा इसको ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से बना लिया करो। थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, ये इस तरह से, और जितनी बार जितना मेहनत करोगे जो आप लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना? चलिए, आपका स्वागत है संजीव जी। हाँ, तो चलिए कोई बात। तो यानी आप इतनी बात समझिए, मैंने कहा कि सारी चीजें जितने भी हम प्लांट्स खाते हैं वो सारा का सारा क्या है? वो स्टार्च है, और स्टार्च को हम खा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा आगे, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ना चाहते हैं, तो ये मैंने कहा कि ये पूरा, जैसे मैंने कहा कि ये क्या नाम है, सेब जो है वो बना है स्टार्च नामक दीवार की। लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कहीं ना कहीं ये मिनरल्स है, ये विटामिन है, ये बीच में है। जब हम इसको खाते हैं सेब को तो ये टूटता है, और टूटने से क्या निकलता है? पूरे ग्लूकोज निकल जाते हैं। भाई जब दीवार टूटेगी तो बेटा जो सोने चांदी के ईंटें हैं वो नहीं निकलेंगे? इसी तरह से ये भी इसी बीच में छोटे छोटे रहते हैं, ये भी निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा पाचन मिनरल्स का और विटामिन का नहीं होता, ये लोग तो खुद ही इतने छोटे छोटे हैं। पाचन तो सिर्फ तीन चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, और किसका भाई? प्रोटीन का, क्योंकि ये बड़े हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन की। मेरे ख्याल से स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों समझ गए होंगे। बहुत बाखूबी अब पढ़िए एकदम। हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा। प्रियंका जी, नोट खुद से बनाना बेटा, यही तो आपकी तैयारी है, यही तो आपका परिश्रम है। आप कभी भी किसी से भी पीडीएफ के लिए मत बोला करिए, क्योंकि ये आपको बनाना पड़ेगा, आप करेंगे। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ चीजें बराबर लिखते जाया करिए। ये आदत होनी चाहिए आपकी। नोट्स आप कैसे बना पाएंगे? बहुत अच्छा अंदाज होता है ये, ठीक है। हाँ, बहुत सही। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि नोट्स ही आपका सब कुछ होता है। किताबें कोई काम की नहीं होंगी, आपकी तैयारी आपके नोट से होती है। इसलिए सब कुछ नोट्स में ही रखने की आदत डालो। नोट से ही पढ़ाई होती है, नोट से ही आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, क्योंकि नोट्स ही आदमी पढ़ सकता है भाई। इतना ज्यादा पढ़ाई जो है वो किताबों की नहीं हो सकती मेरे लाल। इसलिए पीडीएफ के पीछे आप लोग बहुत ना पढ़ा करिए। हालांकि पीडीएफ भी मिल जाएगा आगे आने वाले दिनों में, ऐसी नहीं बात है, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूंगा कि प्लीज आप लोग खुद बनाने की आदत डालिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को भी अगर देखा जाए, ये आप समझ गए हैं तो मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि कोई समस्या ना हो यहां से।
ठीक है। अब ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन भी, ये देखिए ध्यान से, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, ये देखिए, लेकिन ये हाईली ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर होता है। ये क्या होता है? हाईली ब्रॉन्ज्ड, यानी एक ही ग्लूकोज से यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ढेर सारा हाईली ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर। और यही पूछा जाता है कि हमारे शरीर में यानी जंतुओं में बहुशर्करा या पॉलीसैकेराइड किस रूप में पाई जाती है? तो किस रूप में पाई जाती है? ग्लाइकोजन के रूप में। यार भाई आप देखो ध्यान से, और ये कहां पर होती है? ये लीवर में होती है, ध्यान से रखिएगा। लीवर यानी आपका कलेजा, हाँ कलेजा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं या कलेजा कहते हैं। ठीक है, यस वेरी गुड, बहुत सही। तो ये सारा का सारा क्या है? ये ग्लाइकोजन जो है वो कहां पर इकट्ठा होता है, मतलब कहां मिलता है? लीवर में। अब वास्तव में भाई हम तो ग्लूकोज बनाते नहीं, तो फिर इकट्ठा कहां से हुआ? अरे भाई आप स्टार्च तो खाते हो, स्टार्च जब खाओगे तो स्टार्च टूटेगा, किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज सीधे जानते हो पचने के बाद सारा चीज जब पचता है तो सबसे पहले कहां जाता है, किस जगह जाता है, थोड़ा बताएंगे हमको? यस, पचने के बाद सबसे पहले कहां जाएगा? लीवर के पास, सब कुछ जाता है लीवर के पास। क्योंकि लीवर जो है ना वो हमारे बॉडी का क्या है? किंग है, बादशाह है। लीवर नहीं तो कोई नहीं, समझ में आया? और ये जो ब्रेन देख रहे हो ना, ब्रेन जो है इसका महामंत्री होता है, किसका? समझ में आई बात? तो ये सब पहले लीवर में जाता है, और लीवर में फिर ये लीवर डिसाइड करता है कि बॉडी के एक-एक पार्ट में कौन-कौन जाएगा, कौन-कौन नहीं जाएगा। अगर जिसको जाना होगा, वो उसको क्या करता है? वो उसको छोड़ता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और बाकी जो सारा ग्लूकोज आया है उसको इकट्ठा करके रख देता है एक थैली में, उसी थैली को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये थैली एकदम ठूस के भरा हुआ है, इसलिए देखो इसमें ढेर सारे ब्रांच्ड हो गए। बात क्लियर? मेरे ख्याल से बातें आपको यहां तक पूरी समझ में आए। तो यानी ग्लाइकोजन जो है वो जंतुओं के लीवर में पाया जाता है, और ये भी संचित हुआ रहता है ना? इसी पर आगे आप लोग देखेंगे कि इंसुलिन वगैरह और ग्लूकागॉन जब हार्मोन पढ़ेंगे तो इसी ग्लाइकोजन पे वो हार्मोन जो पैंक्रियाज से आते हैं या अग्नाशय से आते हैं वो आगे काम कर, जब हम हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं। अब देखिए ये अब ये हेट्रोपॉलीमर की बात करें हम। हेट्रोपॉलीमर का मतलब हुआ काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकॉन। काइटिन क्या है ये थोड़ा समझिएगा। काइटिन ये भी ग्लूकोज का ही बना हुआ है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसमें जगह जगह पर एमिनो ग्रुप जुड़े होते हैं। कौन से ग्रुप जुड़े होते हैं? एमिनो ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी प्रोटीन वाला। यस, ये काइटिन में एमिनो ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, काइटिन की बात करना, किरेटिन और कैरोटीन की नहीं बेटा, ये काइटिन है। कैरोटीन जो होता है, किरेटिन की अगर बात करें, किरेटिन, तो किरेटिन जो होता है वो हमारे जो वाह्य कंकाल, यानी क्या बोलते हैं उसको? वाह्य कंकाल, यानी जो आपके बाहरी कंकाल हैं। ठीक है, हाँ, काइटिन से ही किसकी सेल वॉल बनती? फंगस की। बहुत सही प्रशांत जी ने, बहुत अच्छा बताया कि हाँ, ठीक कहा आपने कि ये फंगस की जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनती है। ठीक है, और यही नहीं, आप जानते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के ऊपर जो कोट होता है उनका, यानी जो पंखों को ढकने वाला होता है, वो भी काइटिन का बना होता है, यानी कीटों का जो खोल है वो भी बना होता है। हम यहाँ पर किरेटिन, चूंकि काइटिन, किरेटिन, कैरोटीन एक जैसा लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा, हाँ, किरेटिन क्या है बेटा? प्रोटीन। बहुत सही प्रियंका जी, ये किरेटिन क्या है? क्रिएटिन प्रोटीन है मेरे लाल, ये प्रोटीन है। जबकि काइटिन क्या है? आप देखिए काइटिन क्या है, और इसी तरह से है कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कि पौधों के विभिन्न रंगों को क्या देता है? हाँ, केराटिन से, वेरी गुड, बहुत से प्रियंका जी, केराटिन से क्या बनना होता है भाई? हमारा एक्सोस्केलेटन या वाह्य कंकाल। जैसे ये आपका बाल है ना, या आपका नेल है ना, और खुर है, आपका खुर नहीं, खुर जो गाय भैंसों में होता है, खुर है, चोंच है, पंख है, फीदर है, फर है। फर मतलब जो बड़े बड़े बाल होते हैं पोलर बियर को, ये सब के सब किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। ठीक है ना? इवन आपकी त्वचा में भी ये केराटिन पाया जाता है। तो ये सारा का सारा जो है आप समझ रहे होंगे। कैरोटीन ये एक रंगा या वर्णक है, पिगमेंट है, जो कि क्या करता है? पौधों में पौधे के विभिन्न रंगों को क्या देता है? बोलो भाई, क्या कर रहा है? बोलो।
पौधों को रंग देता है, ठीक है। पौधों के विभिन्न भागों को, कभी लाल, हरा, नीला, पीला, ये जो दिखाई देता है बेटा, हालांकि कैरोटीन से ज्यादातर लाल और ऑरेंज कलर का जो दिखाई देता है, रेड वाले जो होते हैं वो कैरोटीन के कारण होते हैं, ठीक है। खैर, काइटिन आप समझ गए कि काइटिन भी है। अब बात करें अगर पेप्टिडोग्लाइकॉन की, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, लेकिन बस ग्लूकोज के साथ इसमें पेप्टाइड के यानी प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो जुड़े होते हैं। याद रखिएगा यहां पर ध्यान से कि ये भी ग्लूकोज से हैं, ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज ही है, लेकिन इसके साथ में पेप्टाइड भी जुड़े होते हैं बेटा। पेप्टाइड मतलब यानी प्रोटीन के छोटे छोटे खंड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं, यानी इनके साथ में पेप्टाइड भी होते हैं। हाँ ठीक है ना, तो पेप्टाइड यानी, और ये जो है ये किसकी कोशिका भित्ति बनाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है वो किसकी कोशिका भित्ति बनाते हैं। बहुत सही भाई, कोई जवाब तो अभी आया नहीं कि पेप्टिडोग्लाइकॉन किसका कोशिका भित्ति बनाते हैं। जल्दी से बताइए आप लोग, आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई। बैक्टीरिया, वेरी गुड, बहुत सही, प्रशांत जी ने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है, आगे हम बताएंगे जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर से पेप्टिडोग्लाइकॉन की बात होगी, क्योंकि आप ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब डिजीजेस की बात होगी बेटा, तो वहां पर हम पढ़ाएंगे कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। वो यस यही पेप्टिडोग्लाइकॉन की वजह से होगा, आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से क्या, अब आप देखिए तीन तीन कोशिका भित्तियां बनी हैं। सेलुलोज से प्लांट के सेल की कोशिका भित्ति बन रही है ना। काइटिन से कवकों की कोशिका भित्ति बन रही है, और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बन रही है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। अब थोड़ा सा हमको ये बताएं कि बैक्टीरिया ज्यादा करीब किसके लगता है, जंतुओं के या पौधे के। यानी अगर नॉर्मली पूछा जाए तो अगर हम सिर्फ आपके पास दो किंगडम रख दें, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, यानी एक जंतु जगत कर दें, दूसरा पादप जगत कर दें, बाकी और कोई जगत ना हो, तो आप बताइए बैक्टीरिया को आप किस जगत में रखना चाहेंगे, जंतु में रखना चाहेंगे यानी एनिमल में रखना चाहेंगे या प्लांट में रखना चाहेंगे। थोड़ा सा हमें जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से, बोलो भाई क्या होना चाहिए भाई, बंधुओं जल्दी जल्दी बताओ। प्लांट के, यस वेरी गुड, बहुत सही प्रशांत जी ने, आप एकदम जबरदस्त जवाब दिया। आप बहुत सही जवाब बता रहे हैं, यस ये प्लांट में रखा जाएगा। पहले शुरू शुरू में प्लांट में ही रखे गए थे, कारण उसका यही था कि ये फंगस को भी उसी में रख दिया। ये तो बाद में जब 5 जगत की चीजें आई, नहीं सहवाज जी आप तो गलत कर गए बेटा, जंतुओं में नहीं शिवम जी, इसको प्लांट में रखा जाता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति क्या जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, नहीं पाया जाता मेरे लाल, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। भाई अभी भी है कोई माई का लाल जो बातों को ना समझ पाया हो, ये सारे के सारे जितना भी हमने पढ़ा दिया है, बोलो भाई, है कोई तो सामने आओ। हाँ वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप, ठीक, ड्यू टू सेल वॉल, बहुत सही प्रियंका जी, आपने बहुत सही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से हो रहा है क्योंकि इसमें क्या है, सेल वॉल पाई जा रही है। हाँ बहुत सही, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई, मैंने कुछ सवाल पूछा था, सवाल पूछा था, जवाब आया कुछ, क्या बोले, 5 किंगडम के बाद अलग किया गया था। यस वेरी गुड रवि रतन जी, क्योंकि जब ये 5 किंगडम वाली कॉन्सेप्ट आया तब इनको किस में रख दिया गया, बैक्टीरिया को और कवक को, बोलो जल्दी से। हाँ उसमें 3 नए बनाए गए थे, तीनों में कौन कौन सा, बोलो जल्दी से, प्रियंका जी और रवि रतन जी, आप बताइए, कोई बताए, रवि रत्न जी आप बताइए कौन से बने उसके बाद जब इनको अलग किया गया, तो 3 बने थे, कौन कौन से बने, इन अलग अलग जगत में रख दिया गया ना इनको, क्योंकि सारे के सारे भाई सिर्फ एक मिलने से उनको रख दिया गया था, सिर्फ कोशिका भित्ति, बाकी और सारी चीजें तो अलग अलग थी। हाँ मोनेरा में रखा गया, वेरी गुड प्रियंका जी, किसको, बैक्टीरिया को। और फंगस में किसको रखा गया, फंजाई में फंगस को रखा गया, और इसके साथ और एक बनता था, कौन सा, प्रोटिस्टा,
जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल रखे गए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही जो हमने अभी तक वहां चिल्लाया था, उसी का आपके सामने मैंने एक पीडीएफ बना दिया, नोट्स बना दिया है। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज, ताकि आपको समझ में आता रहे कि सर ने लिखा नहीं, मैं सब चीज लिख देता हूं बेटा, ताकि आपको उसकी जरूरत ना पड़े बार बार पीडीएफ पीडीएफ जो चिल्लाते हो। आप इसी को स्क्रीनशॉट लिया करो, ये आप ही के लिए तो लिखता हूं मैं, ताकि आपको कभी कोई समस्या ना हो। हाँ, वेरी गुड प्रशांत जी। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं वो सबको रखा गया। आप यहां पर देखिए, ये सरल रेखी बहुलक होता है बेटा, जो कि कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई प्राकृतिक बहुलक पाया जाता है तो वो कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो वो सेलुलोज है। क्लियर ना? बात करें अब स्टार्च। स्टार्च को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड या माड़ भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, जब चावल बनाते हैं तो उसके ऊपर सारा का सारा निकल आता है। कहते हैं कि इसको कम खाइए तो आपको मोटापा कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो हम मोटे किससे होते हैं? कोई हमको बताएगा कि मोटाई हमारी किससे बढ़ती है? हम अगर मोटे होते हैं और मोटा कम होना है तो हम किससे हो जाएंगे? क्या चीज कम खाएंगे? यस, वेरी गुड, मंड से। और कोई बताए, मोटाई कौन बढ़ाता है? फैट बढ़ाता है या कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है? विशाल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, फैट नहीं बढ़ाता। फैट तो नुकसान करता है मोटापे में। बढ़ाता कौन है? अरे फैट कितना खाते हैं? 1 गिलास डेली सरसों का तेल पीते हैं क्या? अरे एक बूंद वो सब्जी बन रही है, मिल रहा है तो मिल रहा है, इससे आप इतने मोटे हो जाएंगे? वे ना। यस, वेरी गुड बेटा, स्टार्च से, इसीलिए ना, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन से तो बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट, यस, इसीलिए, वेरी गुड प्रियंका जी। फैट नहीं बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, कैलोरीज, तो कैलोरीज ज्यादातर हम यूज किसका करते हैं? बोलो। कार्बोहाइड्रेट को ही तो हम ज्यादातर ऊर्जा के रूप में लेते हैं ना। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बस। चलिए आगे देखते हैं। मंड को भी हमने बताया कि ये शाखान्वित होते हैं। मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे सीधे जुड़ा जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये बन जाता है। अगर हम इसमें इस तरह से अगर करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और इसमें कहीं कहीं और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये ब्रांच्ड है। और अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो इसमें ग्लाइकोजन आप लिख लीजिएगा बेटा कि वो अतिशाखान्वित। ग्लाइकोजन की यहां पर शायद नहीं लिखा है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन क्या होता है? अति शाखान्वित है या बहुशाखान्वित। अति शाखान्वित बहुलक है, जो कि किसमें पाया जाता है? जंतुओं के लीवर में, यकृत में। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि ग्लाइकोजन एक बहुशाखान्वित बहुशाखान्वित ग्लूकोज का बहुलक है, जो कि जंतुओं के यकृत में पाया जाता है। क्लियर? बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब बात करते हैं काइटिन। मैंने बात चीज सब कर ली, बस इसको जल्दी से देख लो। यह भी एक बहुशर्करा है, पॉलीसैकेराइड है। आप जानते हैं ग्लूकोज के साथ अमीनो समूह जुड़ा होता है। अभी मैं दिखा भी देता हूं ना कि कैसे कैसे जुड़े होते हैं। हाँ, एनिमल के लीवर में ग्लाइकोजन पाया जाएगा। बहुत सही प्रशांत जी। तो आप ग्लाइकोजन को शायद यहां पर नहीं लिखा, अब लिखते वक्त ये चला गया होगा। मैंने यहां पर यह भी लिख दिया कि फंगस की कोशिका भित्ति और कीटों का वाह कंकाल जो होता है वो किससे बना होता है? वो काइटिन से। जबकि हमारा वाह कंकाल किसका बना होता है? हाँ, जवाब आना चाहिए कि जंतुओं का, सामान्यतः जो हम लोगों का वाह कंकाल है वो किसका बना होता है सामान्यतः? बोलो। प्रशांत जी, प्रियंका जी, आप लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं बेटा, बस ऐसे ही जारी रखो, सफलता आपके हाथ आएगी। बोलो भाई। कार्बोहाइड्रेट का? अंकुश जी, क्या कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं भाई? वह कंकाल हमारे में किसका बनता है? अभी जस्ट बताया हूं। अगर ये भूल गए तो समझ लेना माफी के काबिल नहीं हो आप। काइटिन का, बहुत सही, प्रशांत जी ने बहुत सही बताया। नहीं, काइटिन नहीं बेटा, केराटिन। हमारा जो वाह कंकाल है वो किसका बना होता है? वाह कंकाल की बात मैं कर रहा हूं, बोन्स मसल्स नहीं। ये तो आपके अंत कंकाल है बेटा। कैल्शियम फास्फोरस नहीं। ये प्रियंका जी, आप, मैं वाह कंकाल यानी बाल की बात कर रहा हूं, नाखून की बात कर रहा हूं। ये किसके बने हैं? केराटिन प्रोटीन। यस, वेरी गुड।
हाँ, हरेंद्र कुमार जी ने बहुत सही बताया, बहुत बहुत बढ़िया। कीटोन का नहीं बेटा, ठीक है, केराटिन, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, अब सब सही है, ठीक है। तो यानी ये बात हमने यहां पर देखिए, यहां पर ये नोट भी तो बना दिया है, आप ये थोड़ा सा ध्यान, अगर यहीं पर आप देख लिए होते तो मार गए, बाजी मार गए होते, है ना? ध्यान से देखो, नीचे ही तो लिखा था। मैं इसीलिए मैं सब चीज लिख देता हूँ बेटा, ये मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीज आपको मिल जाए। आपको पीडीएफ पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं, इसी में जोड़ो, बनाओ, मेहनत करो थोड़ा, सफलता पाना है भाई। एक जिले के मालिक बनने जा रहे हो और आप दूसरे से पहले आदत डालो, जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो, है ना? तो केराटिन यह एक क्या है? संरचनात्मक प्रोटीन है जो जंतुओं को बाह्य कंकाल का निर्माण करती है, जैसे नाखून, बाल, सींग, खुर, पंख, चोंच। देखो मैं सारा का सारा लिख दिया हूं, ये सारा का सारा किससे बना होता है? केराटिन प्रोटीन से। कोई बात नहीं है प्रियंका जी, मैंने यही कहा था कि बाह्य कंकाल, कंकाल की बात नहीं किया था, हम लोग बाह्य कंकाल की बात करें, कोई बात नहीं। वेरी गुड, लेकिन आप लोग जारी रखो, बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग सवालों का जवाब बहुत अच्छा दे देते हैं। एकदम रास्ते पर ऐसे ही चलिएगा, क्योंकि देखिए ये मैं बहुत बेसिक चीजों को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यही चीजें तो आगे आप, जब मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा और सारी की सारी चीजें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो ये सारी सारी चीजें वहां पर भी आएंगी। क्योंकि आप जानते हो साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब में आपको मिलेगा। और अगर आपकी पकड़ साइंस में बन गई तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि पूरा फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो यही चीज मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। और यहां पर मैंने क्या लिखा? ये कैरोटीन है बेटा, कैंटीन नहीं है। ये कैरोटीन है, ये थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नाम है कैरोटीन, ठीक है ना? कैरोटीन एक वर्णक है। हालांकि कैरोटीन एक वर्णक है जो क्या करता है, हालांकि ये पादपों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है। ये आप समझ गए होंगे, क्या प्रदान करता है? विभिन्न भागों को रंग देता है, ये रंगीन बना देता है, लाल, हरा, नीला, पीला, बैगनी, जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब बचता है आपका पेप्टिडोग्लाइकान, लास्ट ये है पेप्टिडोग्लाइकान। यह भी एक बहुशर्करा है जिसमें ग्लूकोज के साथ प्रोटीन के छोटे छोटे खंड अर्थात पेप्टाइड जुड़े होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति या सेल वॉल का निर्माण करता है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति या सेल वॉल का निर्माण करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आगे यही बताएंगे बेटा कि जब हम जीवाणु पढ़ेंगे तो यही सेल वॉल, यही पेप्टिडोग्लाइकान किसी में बहुत मोटा हो जाता है तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, कोई बहुत पतला होता है तो यानी मतलब जो भी होगा हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की आगे बात हम बताएंगे, ठीक है ना? कैरोटीन गाजर में भी, हाँ बहुत सही बेटा। कैरोटीन का रंग जो होता है वो थोड़ा सा पीले रंग से लेकर पीला होगा, नारंगी होगा, लाल होगा, ऐसे रंग होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट अब आपके सामने है, ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम थोड़ा देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या बताया? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक क्या है? एक तत्व, एक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन 1:2:3 और 1:2:1 के अनुपात में रहते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 3 प्रकार के हैं, मैंने आपसे बात किया था। कार्बोहाइड्रेट एक को मोनोसैकेराइड, एक को डाइसैकेराइड और एक को पॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। मोनोसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें, मोनो का मतलब होता है एक, जब इसमें एक यूनिट है, देखो इसमें एक ग्लूकोज ही बंधा हुआ है, ठीक है ना? एक ग्लूकोज बंधा हुआ है, इसलिए ये क्या है? मोनोसैकेराइड है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और दूसरा डाई का मतलब होता है टू, ये 2 यूनिट यहां पर है बेटा, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर, 2 यूनिट, क्लियर? तो ये क्या है? ये डाइसैकेराइड है। और ये जहां पर कई यूनिट हो जाती है शुगर को, उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यहां पर और थोड़ी सी बात, मोनोसैकेराइड की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया डाक बेटा कि मोनोसैकेराइड को वास्तव में क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन्हीं से सारे के सारे क्या हैं? बनाए जाते हैं, ठीक है। और मोनोसैकेराइड में आपको 3 दिखाए थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। देखो सबकी संरचनाएं अलग हैं, लेकिन सबका जो फार्मूला होगा, जितने भी कार्बन इसमें हैं उतने इसमें, इसमें, ये सब में, ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज मैंने बताया मुख्य स्रोत ग्लूकोज ये है। शुगर में जो फ्रूट में जो पाए जाते हैं वो उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, और जो मिल्क की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
गैलेक्टोज कहते हैं। ये बातें हमने अच्छी तरह से सीख ली। क्यों भाई? ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। यहां देखिए ये सब का फार्मूला C6H12O6, लेकिन सबकी बनावट थोड़ी सी अलग, यानी संरचना इसके अलग है। हम बात करें अगर डाइसैकेराइड की, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में हम कहा ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज एक साथ बन गया, ये देखो एक ग्लूकोज यहां एक ग्लूकोज यहां, दोनों किस बॉन्ड से बंधे थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बंधे थे। आपने देखा था ये कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे माल्टोज करें तो माल्टोज में क्या होता है? एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है। सुक्रोज की अगर बात करें, जिसको टेबल शुगर, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। इसी तरह से अगर लैक्टोज की बात करें तो मिल्क शुगर, इसमें क्या है? ग्लूकोज और, ठीक है, गैलेक्टोज है। हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। चलिए पॉलीसैकेराइड में मैंने कहा एक लॉन्ग श्रृंखला होती है किसकी? वही मोनोसैकेराइड के कई हैं। देखो कई ग्लूकोज बंधे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। यहां पर देखो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्टार्च जो होता है, मैंने आपको बताया स्टार्च में आप देखिए ये चेन यहां पर देख रहे हैं ना, ज्यादा ज्यादा एमाइलोज उसमें कम होता है, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन को बात करें। अब यहां पर देखिए ग्लाइकोजन हमारे लीवर में पाया जाए, देख रहे हैं कितना ज्यादा ब्रांच्ड है, यही में हाईली ब्रांच्ड चेन होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये हाईली ब्रांच्ड चेन है। ठीक है, हाँ, ग्रुप भी सही है। आप ये यानी ये समझ सकते हैं कि ये देखिए ग्लूकोज और ये स्ट्रक्चरल है। यहां पर ये स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सेलुलोज क्या करता है? कोशिका सेल वॉल बनाता है। और ये देखो ये सीधे सीधे श्रृंखला में सीधे सीधे, ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैंने बताया कोई एक्चुअल थोड़ी है, ये तो सिर्फ लगाव है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिर्फ लगाव होता है। ठीक है ना? इस तरह से मोस्ट ऑर्गेनिज्म अनेबल, इसको सभी नहीं तोड़ सकते, ये ज्यादा टफ होता है। इसीलिए गाय भैंस तो इसको पचा सकती हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो यहां भी है, लेकिन हम लोग नहीं पचा सकते। बात करें काइटिन की, तो मैंने क्या बताया था? काइटिन जो है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन भी इंसेक्ट होते हैं, जो समुद्री होते हैं इंसेक्ट, उनको हम क्रस्टेशियन कहते हैं, है ना? ये देखो इसमें एमिनो ग्रुप जुड़ गया है, क्लियर? मैंने कहा ये एमिनो ग्रुप। इसी तरह से अगर हम पेप्टिडोग्लाइकॉन की बात करें, तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ये जो छोटे छोटे चेन दिखाई दे रहे हैं, यही पेप्टाइड के चेन है बेटा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो रही बात? तो ये मेरे ख्याल से आपको बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने देखा, सिंपल शुगर और दूसरा कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, इन दोनों को हम शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर, ये दोनों को शुगर के नाम से जानते हैं। जबकि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स को, हाँ, अगर हम बात करें कि शुरुआत के जैसे हमने देखा कि ये जो मोनोसैकेराइड था और जो डाइसैकेराइड, इन दोनों को हम बोलते हैं शुगर। क्यों शुगर बोलते हैं? क्योंकि ये मिठास होती, मीठे होते हैं। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होती है उसको हम शुगर नहीं कहते, स्टार्च वगैरह मीठे नहीं आते। हाँ, अगर रोटी आप कुछ टाइम तक चबाते रहिए तो कुछ समय बाद मीठा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें डाइसैकेराइड मिलने लगता है, यानी वो टूट जाता है, टूट करके माल्टोज बन जाता है बेटा, इसीलिए वो क्या हो जाता है? मीठा आने लगता है। बात क्लियर हो रही है? यस, यही बात रही है। तो मेरे ख्याल से अब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए आज हम यहीं तक करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है, जो बचे होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर कहाँ गया? तो हम परेशान हो जाते हैं इससे। हाँ, लिपिड वगैरह अब हम लोग लास्ट में देखेंगे बेटा, कल देखेंगे, है ना? सारी चीजें स्टेरॉइड वगैरह हम सब सारा का सारा चीज देखेंगे। चलिए, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये सारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो बेटा इसको आपको लाइक करना है, लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आपका लाइक मेरा प्रोत्साहन, और चैनल अच्छा लगे, मतलब ये बातें अच्छी लगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और कमेंट भी आप अच्छा किया करिए, और ये जब भी आप सब्सक्राइब कीजिए तो ये घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि आपको टन से आवाज मिलती रहे। ठीक है, और इसमें हम यूज करेंगे जब आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं बेटा, आप इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का दौर है, आने वाले दिनों में आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता माध्यम पड़ेगा। ठीक है, आप लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप LP10 का इस्तेमाल करिए, आपको 10% का इसमें डिस्काउंट एडिशनल दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बराबर ऐसे ही जैसे आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए सभी। ठीक है, ओके, बाय।